दोस्तों, आज पेश है विचित्र भाई। तुषारगढ़ के राजा शैलवर्मन बुद्धि होने के साथ साथ झूठी प्रशंसा व खुद खुशामद करने वाले व्यक्तियों को पसंद नहीं करता था। वह सनकी और घमंडी था। इस कारण लोग उसे भयभीत रहते थे। राजा शैलवर्मन के मन में नए नए विचार आते रहते थे। एक रात जब वह अपने शयन कक्ष में शैया पर लेटे हुए थे तो उनके मन में एक विचार आया। मेरे पास अतुल धन दौलत, इतना बड़ा राज्य है। लोग मेरे वैभव और ईर्ष्या की नज़रों से देखते हैं। मेरा मूल्य इस वैभव, अतुत धन दौलत ज़्यादा ही होना चाहिए। लेकिन मेरा मूल्य है कितना? इस उधेड़बुन में सारी रात न सोच के सुबह होने पर प्रधानमंत्री वासुदेवन को महल बुलाया। प्रधानमंत्री जी, आप हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसलिए हम आपसे अपना मूल्य पूछना चाहते हैं। आप अपना मूल्य जानना चाहते हैं महाराज? हाँ प्रधानमंत्री जी, हम इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आखिर हमारा कुछ तो मूल्य होगा, हम उसी मूल्य के बारे में जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री वासुदेव सोच में पड़ गए। महाराज ने तो बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा है। मैं बोला, राजा का मूल्य कौन आंक सकता है? और ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? वह और कुआं दूसरी तरफ खाई। अगर राजा का मूल्य कम बताता है तो राजा कुपित होकर सजा दे डालेगा। यदि मूल्य अधिक बताता कहेगा तो चापलूसी कर रहा है। वो यह सोचने लगा, राजा के प्रश्न का उत्तर है तो उसका उत्तर तो देना पड़ेगा, परंतु बिना किसी सबूत के छुटकारा नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने शैलवर्मन से कहा, महाराज, आपने बड़ा जटिल प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर खोज निकालने के लिए मुझे 2 सप्ताह का समय दे दिए। ठीक है, मैं तुम्हें 2 सप्ताह का समय देता हूँ, लेकिन यदि 2 सप्ताह के बाद तूने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें फांसी की लटका दूंगा। प्रधानमंत्री भय से कांपता हुआ शैलवर्मन के पास से चल पड़ा। लगता है आज शनि ने 7.5 मुझ पर सवार हो गई है। इसकी मार से बचना होगा। इस अपने महल में आकर अपने कई बड़े बूढ़े सैन्य बुद्धिमान प्रश्न का उत्तर जानना चाहा, पर हर कोई संतोषजनक उत्तर न दे सका। अब क्या होगा? बात सारे राज्य में फैल गई। गली चौराहे जहाँ भी लोग इकट्ठा होते यही चर्चा करते, राजा का मूल्य कितना हो सकता है। एक दिन जब लोग इकट्ठे होकर बड़े रहस्यमय ढंग से आपस में इसी विषय में बात कर रहे थे। क्या बात है भाइयों, तुम सब लोग परेशान क्यों नजर आ रहे हो? लोगों ने बहुत बताया, बजाय झिझक कर, हम तुम्हारी परेशानी से क्या ले देना, भाग जाओ यहाँ से, चलो चलते बनो। लेकिन वह जहाँ से हिला भी नहीं। उसको खड़ा देख एक व्यक्ति ने कहा, बड़ा ढीठ हो तू जानता नहीं तो हम कितना मूल्य इस प्रश्न का बहस होता है। बड़ा ढीला है तू जानता ही है राजा का कितना मूल्य है होता है। बस इतनी सी बात है के लिए तुम इतने परेशान हो। मैं समझ रहा हूँ कि कोई बड़ी समस्या है। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू इस प्रश्न का उत्तर है जानता है। हाँ, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, सही और सटीक दे सकता हूँ। जा बड़ा आया कल का सौदागर, तुमको इस प्रश्न का उत्तर सूझ नहीं रहा, तुम सटीक उत्तर बताने चलिए। वह लड़का वहाँ से चला पड़ा। और उसी रात प्रधानमंत्री वासुदेव अपने कक्ष में बैठे थे। सप्ताह का समय पूरा होने में केवल 2 दिन बाकी हैं
और राजा वर्तमान द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर खोजा नहीं पाया हूँ। 2 दिन बाद मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। उसी समय उसका गुप्तचर उसके सामने खड़ा हुआ। कहो नीलकांत, क्या समाचार है? प्रधानमंत्री जी, नगर में चने बेचने वाला एक लड़का आज बड़े विश्वास के साथ लोगों से कह रहा था कि वह राजा का मूल्य बता सकता है। ओह, ऐसा लड़का उस लड़के ने? प्रधानमंत्री जी, मैंने उस लड़के का पीछा कर कर लिया। वह रमोला भटियारन का सराय में रहता है। आप कहें तो उसे सराय से बुला लाऊं। नेकी और पूछ जाओ, जल्दी जाओ, हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा प्रधानमंत्री जी। और गुप्तचर जब रमोला भटियारन के सराय में उस चने बेचने वाले लड़के के पास पहुंचा। लड़के, तुझे प्रधानमंत्री ने महल बुलाया है। क्यों? मुझसे उन्हें क्या काम आ पड़ा? वे राजा का मूल्य के बारे में जानना चाहते हैं। ओह, ऐसा है। ऐसा गरज उनकी है, उन्हें मेरे पास आना होगा। मैं उनके पास क्यों जाऊं? गुप्तचर प्रधानमंत्री वासुदेव के पास लौटा। क्या बात हुई? तुम बिना लड़के को लिए क्यों आ गए? प्रधानमंत्री जी, वह लड़का तो बहुत स्वाभिमानी मालूम होता है। वह कहता है कि गरज प्रधानमंत्री जी की है, मैं स्वयं बुलाने पर आएंगे तभी मैं आपकी महल में आऊँगा। ओह, यह तो सीधी बात है। यह कौन सी बड़ी बात है? मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं उस वक्त गधे को बाप बनाना को तैयार हूँ। और प्रधानमंत्री वासुदेव उसी समय रथ पर बैठे और रमोला भट्टियारन के सराय में की ओर चल पड़ दिए। और सराय में पहुंचने पर, तुमने चने बेचने वाले लड़के हो? हाँ प्रधानमंत्री जी। तुम्हारा नाम? मेरा नाम उदय है प्रधानमंत्री जी। हम तुम्हें लेने आए हैं, आओ हमारे साथ महल चलो। चलिए प्रधानमंत्री जी। और जब प्रधानमंत्री लेकर उसे महल में पहुंचा। हाँ, तो अब मुझे राजा के मूल्य के विषय में बताओ। इतनी जल्दी क्या प्रधानमंत्री जी? धीरज रखिए, राजा को स्वयं उसका मूल्य बता दूंगा। नहीं नहीं, तुम्हें राजा को नहीं, मेरे राजा को मूल्य बताना होगा। राजा को नहीं, मुझे राजा का मूल्य। यदि न बताऊं तो मैं तुम्हारी गर्दन इसी तरह काट दूंगा। प्रधानमंत्री जी, ऐसी मूर्खता भूल कर भी न करना। यदि मैं मर गया तो राजा का मूल्य कौन बताएगा? और अगर राजा को उसके मूल्य का कोई न बता सका तो वो तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। ओह, तो इस विषय में मैंने सोचा ही न था। वह ठंडी सांस लेकर उदय से बोला, ठीक है उदय, कल तुम्हें मेरे साथ दरबार में चलोगे। वहाँ तुम पहुंचकर तुम राजा का मूल्य बता दोगे। उसकी बात पर उदय खूब खातिरदारी हुई। और उदय कुछ कमी न रह गई तो बताना। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे इतना सम्मान दिया, आपका बहुत आभारी हूँ। और अगले दिन प्रधानमंत्री उदय को लेकर राज दरबार में चले। पता नहीं यह उदय राजा का मूल्य बता पाएगा। राजा का प्रश्न का उत्तर दिया आज मेरी खैर नहीं। और जब उदय ने राज दरबार पहुंचा। कहो प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रश्न का उत्तर खोज पाए या नहीं? प्रधान महाराज, मेरी तो आपके प्रश्न के उत्तर इस लड़के के उदय देने का आज्ञा दीजिए। उत्तर तुम दोनों प्रधानमंत्री जी। उत्तर तो दो प्रधानमंत्री जी। यह लड़का दे या भला हमें आपत्ति हो सकती है। बताओ लड़के, हमारा मूल्य क्या है? धीरज रखिए प्रधान महाराज, अभी आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। यदि आप का प्रश्न ले तो ठीक होगा, क्योंकि आपका मूल्य बताने के पश्चात आपको हमारी खुशी हासिल नहीं होगी महाराज। कुछ भी हो, हमें अपने प्रश्न का उत्तर हर हाल में जानना चाहते हैं। तो महाराज, यदि आप अपना मूल्य जानना चाहते हैं तो आप बताइए। आप एक तराजू मंगवा दीजिए।
तुरंत एक तराजू मंगाया गया। महाराज, इस तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। उदय ने एक पलड़े में एक शेर बाट रख दिया, रखकर तराजू को ऊपर नीचे उठा दिया। यह उदय आखिर क्या कर रहा है? कहीं उल्टा सीधा कुछ करके महाराज को मेरी मदद न मरवा दे। और उदय ने खाली दूसरे पलड़े पर एक शेर का बाट रख दिया। महाराज, अब ये बताइए कि तराजू में कौन सा पलड़ा भारी है? उदय ने कुर्ते की जेब से मुट्ठी भर चने और दाने निकालकर तराजू के पलड़े में डालकर ने के पश्चात राजा सेरन से बोला, अब महाराज, अब तो दाने दोनों पलड़े समान हैं। क्यों महाराज? क्योंकि बाएं पलड़े में चने के दाने भी हैं। तो सुनिए महाराज, आपका मूल्य एक मुट्ठी चने के दानों के बराबर है। क्या कह रहे हो उदय? मारे गए इस मूर्ख छोकरे ने तो महाराज के प्रश्न का ऐसा उठपटांग उत्तर दिया जैसे मेरी खैर नहीं। महाराज, मैं आपके ठीक प्रकार से समझाता हूँ। जैसे हर पलड़े में एक समान भार होता है, दोनों पलड़े समान रहते हैं। हाथ की रेखाएं किसी राजा बना देती हैं, किसी को रंक बना देती हैं, किसी को मुट्ठी भर चने के दाने के तराजू में पलड़ा नीचे झुक जाता है, दूसरा पलड़ा उठ जाता है। यह आपका भाग्य है राजन। यदि आपकी कीमत एक मुट्ठी चने के दानों से अधिक नहीं है, ओह, सर्वशक्तिमान माथे पर बल डालते सोच में पड़ गया। अब इस दुस्साहसी बालक की खैर नहीं। इसे प्रतापी राजा के मूल्य का केवल एक मुट्ठी चने के दाने के बराबर है, मूर्खता है। आज्ञा राजा, इसे छोड़ेंगे नहीं। कुछ देर सोचने पड़ने के बाद राजा, उदय हमारी बातों का सार अच्छी तरह नहीं समझ गए हैं। हम खुशी से तुम्हें सच्चाई को कहने की हिम्मत है। हमारे सामने आज तक इतनी निडरता, इतनी स्पष्टता किसी ने भी नहीं बोलने का साहस न हो सका। तुम निडर और स्पष्टवादी होने के साथ साथ एक बुद्धिमान भी हो। तुम्हारे इस प्रकार मेरे प्रश्न का सही सटीक उत्तर दिया है। अपनी कूटनीति की सही आवाज़ झलकती है, इसलिए हम तुमसे प्रसन्न होकर आज तुमसे कूटनीति सलाहकार नियुक्त करते हैं। महाराज, मुझे आपकी महत्वपूर्ण पद नियुक्त करने के लिए मेरी अल्प आयु के बारे में एक बार फिर सोच लीजिए। उदय, तुम्हारी अल्प आयु से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तुमने बड़े लोगों की बातें सूझबूझ है। हमने यह देखकर तुम्हें इतना महत्वपूर्ण पद सौंपा है। महाराज, मैं शपथ खाता हूँ इस महत्वपूर्ण पद की गरिमा को कोई ठेस नहीं आने दूंगा। उदय, अब तुम एक बात जानना चाहते हैं। हमारी अल्पायु तुमसे इतनी सूझबूझ और बुद्धि की बात कैसी जाए? महाराज, आपके इस प्रश्न के उत्तर को मैं अपने परिचय देता हूँ। महाराज, मेरे पिता बहुत ही प्रखंड पंडित हैं, सरस्वती के सच्चे उपासक हैं। आपकी देख रेख में मैं प्रतिदिन सरस्वती की उपासना करते हुए धीरे धीरे सरस्वती माँ मुझ पर भी अपनी कृपा करती गई और मैं ज्ञान पाता चला गया। पता आज भी मैं प्रतिदिन सरस्वती माँ की उपासना करता हूँ और चने बेचकर अपना जीवन गुजारता हूँ। ओह, एक बात समझ में नहीं आई उदय, ब्राह्मण के पुत्र होकर तुम इस प्रकार गली गली चने बेचते क्यों फिरते हो? महाराज, आज से 5 वर्ष पूर्व जब मेरे माता पिता एक नाव में बैठकर शिल्पा नदी को पार कर रहे थे, तभी अचानक तेज हवा के झोंके आंधी चली और आंधी में हमारी नाव बुरी तरह डगमगा गई। ओह भगवान,
क्या विपत्ति है, और चिर दी हमारी नाव उल्ट गई। बचाओ बचाओ माँ पिताजी। और मेरे माता पिता देखते ही देखते नदी की लहरों में समा गए। ओह माँ, ओह पिताजी। और तभी नदी में एक ऊंची लहर उठी और वह मुझे नदी के तट पर पटक गई। और नदी के गिरने से मैं बेहोश हो गया। और जब मेरी मूर्छा टूटी तो रात हो चुकी थी। ओ पीड़ा के बार सारा बदन दुख दुख रहा था। माँ पिताजी नदी में डूब गई। अब मैं कहाँ जाऊँ। मैं कुदरत की मार से हाल बेहाल मैं अपने घर को चल दिया। घर में समीप पहुंचा तो ओह, घर में आग लगी हुई थी। और जब घर के अंदर जला राख हो गया था सब कुछ, सुबह होने पर ओह सरस्वती माँ, इतने भयंकर अग्निकांड में जल कर ख्वाब होने से बच गई। और सरस्वती माँ की प्रतिमा उठाकर मैं वहाँ से चल पड़ा। माँ बाप के साथ ये छोड़ दिया, अब घर भी नहीं रहा, कहाँ जाऊँ। और मुझे भूख लगी आई थी। मैं पास में पैसे नहीं थे। माई थोड़ा सा खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। जा जा, तेरे जैसे मुस्टंडे भीख मांगते शर्म नहीं आती, भाग जा यहाँ से। और जिसने भी मुझे खाना मांगा उसने मुझे दुत्कार दिया। ओह, भूखियाँ तड़ियाँ खींची जा रही हैं। और कोई चारा न देखकर मैं मूर्ति के विक्रेता के पास गया। मैं सरस्वती माँ की मूर्ति गिरवी रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें उधार में 1 स्वर्ण मुद्रा देता हूँ। ठीक है, मुझे स्वीकार है। और मूर्ति विक्रेता ने मुझसे मूर्ति लेकर बदले में 1 स्वर्ण मुद्रा दे दी। मैं यह 6 माह का समय देता हूँ। 6 माह के अंदर मुझे 1 स्वर्ण मुद्रा का ब्याज सहित लौटा देना, तुम्हें मूर्ति छुड़ा देंगे। ओ अच्छा। विद्या की देवी सरस्वती, मुझे क्षमा करना। पेट की ज्वाला के हाथों मजबूर होकर मुझे आज तुझे गिरवी रखना पड़ा। और मैं सरस्वती माँ की मूर्ति गिरवी रखकर मैंने मूर्ति विक्रेता से 1 मुद्रा ली। और मैंने सोच में पड़ गया, सिर्फ 1 स्वर्ण मुद्रा द्वारा भला मैं कौन सा कार्य आरंभ कर सकता हूँ। हर काम करने के लिए थोड़ा बहुत धन तो पास होना ही चाहिए। और यह सोचते सोचते जब मुझे इस समस्या का कोई हल न सूझा तो मैंने सरस्वती माँ का स्मरण किया। हे माँ सरस्वती, आज तू मुझे राह दिखा। मैं आज ही तू ही मुझे कोई मार्ग दिखा। और अगले ही पल सरस्वती माँ सम्मुख हुई। उदय, अपने पास स्वर्ण मुद्रा से तू थोड़ी बहुत चने और तराजू खरीद तत्पता चने से अपनी जीविका चला। माँ सरस्वती, यह आप क्या कह रही हैं। ब्राह्मण का पुत्र होकर सड़कों पर घूम घूम कर चने बेचूं। उदय, काम छोटा या बड़ा नहीं, कोई नहीं होता, बुरा नहीं होता। एक दिन चने बेचते बेचते तू उच्च पद पर प्राप्त करेगा। ठीक है माँ, आप जैसा आदेश करिए, मैं टालूंगा नहीं। और उदय ने, तू आज ही दिव्य ज्ञान की ज्योति देती हूँ। हर ज्ञान की ज्योति प्रभाव से तू आजीवन कठिन से कठिन प्रश्नों के, कठिन से कठिन समस्याओं को चुटकी बजाते ही हल निकाल लेगा। और महाराज, इससे आगे की कहानी आप जानते हैं। कैसे मैंने आपके प्रश्न का सही उत्तर दिया और कैसे आपने मुझे कूटनीतिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया। उदय, तुम्हारी कहानी बिल्कुल करुणीय है। हम तुम्हारे दुख सहे हैं, तुम्हारे दुखों का अंत भी हो गया है। लेकिन तुम्हें यह बताया नहीं, तुमने वह मूर्ति विक्रेता माँ सरस्वती को वापस लिया नहीं। महाराज, यही तो मेरा दुर्भाग्य आ गया। दुकान की सफाई करते करते समय एक दिन मूर्ति विक्रेता के हाथों से सरस्वती माँ की मूर्ति गिरकर टूट गई। उस खंडित मूर्ति का कम मैं क्या करता महाराज। मैंने खंडित मूर्ति को गंगा में विसर्जित कर दिया। और जब राजा चंद्रसेन ने प्रधानमंत्री बलदेव से कहा, प्रधानमंत्री जी, हमें इस बात की खुशी है, तुम्हें उद्यत्य के रूप में हमें एक अनमोल हीरा ला कर दिया है। और पर साथ में इस बात का दुख भी है कि तुम्हारे
तुम्हारे साधारण साधारण से एक प्रश्न का सही उत्तर न दे सके, जबकि मुझसे कहीं छोटे उदय ने बड़ी सरलता से उदाहरण सहित मुझे प्रश्न का उत्तर दे दिया। महाराज, मैं बेशर्मिंदा हूँ। प्रधानमंत्री जी, हम आज से महल में पूर्ण मामले पर आपके साथ विचार विमर्श करते आए थे, लेकिन आज से हम यह जिम्मेवारी उदय को सौंपते हैं। ओह, जैसी आपकी इच्छा महाराज। दरबार समाप्त पर था। अब मैं अपना इस अपमान का सहन नहीं कर सकता। एक अदना सा छोकरा अब मेरे स्थान पर महाराज को सलाह करेगा? नहीं, यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। और इधर एक महल में, उदय, आज से महल तुम्हारा है। अब तुम इसी महल में रहा करोगे। जो गया महाराज, माँ सरस्वती का वरदान आज पूरा होगा। और इधर अपने महल में प्रधानमंत्री वामदेव, क्या बात है स्वामी, आज आप बड़े जबरदस्त दरबार से आए हैं, बड़े कुछ गुमसुम से हो। आपकी उदासी का कारण क्या है? क्या बताऊं सुनंदा, आज एक छोकरे के कारण मुझे दरबार में महाराज के सामने बुरी तरह अपमानित होना पड़ा। आप किस छोकरे की बात कर रहे हैं स्वामी? अरे वही छोकरा जिसे कल मैं सराय से बुला कर लाया था, महल में ठहरा था और सुबह मेरे साथ दरबार गया था। ओह, तो क्या किया उस छोकरे ने? उसने तब प्रधानमंत्री ने दरबार में घटी सारी पूर्ण सुनंदा को बताई। सारी बात जानने के पश्चात, ओह, सचमुच सरासर आपका अपमान है। केवल एक प्रश्न का सही उत्तर न देने के महाराज ने छोकरे को कूटनीतिक सलाहकार बना दिया। सुनंदा, वह एक लड़का सारे झगड़े की जड़ है। उसे बदला लेना चाहता हूँ। बदला तो आपको उस छोकरे से लेना ही चाहिए स्वामी, लेकिन कैसे लूँ? यही सोचने पर बदला लेने के कोई उपाय समझ नहीं आ रहा। दोनों सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के पश्चात स्वामी, मेरे दिमाग में एक योजना है। क्या योजना है? यह तो आप जानते हैं कि महाराज सनकी स्वभाव के हैं। एक बार उसके दिमाग में किसी बात को बैठ जाए तो वह फिर सदा के लिए दिमाग में जम कर रह जाती है। हाँ, आप यदि उस सामने उदय की झूठी साबित कर दें कि बड़ी आसानी से उदय से बदला लिया जा सकता है, लेकिन महाराज के सामने उस चालाक उदय को झूठा कैसे साबित करूं? इस विषय में भी सोच चुकी हूं। आपको अपने किसी अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति को इस योजना में शामिल करना होगा। गुप्तचर नीलकांत मेरा सबसे विश्वसनीय व्यक्ति है। मैं उसी को अपनी योजना में शामिल कर लूँगा। लेकिन तुम्हारी योजना आखिर है कैसी? जब सुनंदा ने धीरे धीरे राम को योजना के बारे में बताने लगी, सुनंदा की योजना जानने के पश्चात, वाह सुनंदा, योजना तो तुम्हारी बड़ी अच्छी है। बताइए। निश्चिंत ही उदय हमारी योजना में पंजे में से बच नहीं पाएगा। और वासुदेव ने उसी समय गुप्तचर नीलकांत को बुलाया। नीलकांत, कल तुम्हें वेश बदल कर दरबार में आना होगा। वहाँ जाकर उदय को अपना समधि बताना होगा। वह क्यों महाराज? प्रधानमंत्री जी, तब वासुदेव ने नीलकांत को सारी बात बताई। नीलकांत, यदि हमने इस उदय से को सफल हुए तो वादा करते हैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपकी योजना सफल होगी प्रधानमंत्री जी। और अगले दिन नीलकांत ने एक गरीब का मनुष्य का रूप धरा। अब मुझे प्रधानमंत्री वासुदेव के अनुसार दरबार में पहुंच जाना चाहिए। और दरबार में राजा सलमान के उदयन ने कह रहे थे, आज उदय, यह तुम्हारा स्थान है। आज से तुम इसी पर हमारे श्रेणी में बैठा करोगे। जी महाराज। ओह, योजनाओं से नीलकांत को दरबार में आ जाना चाहिए। और राजा शहरीमान के कहने पर उदय अपना स्थान ग्रहण किया ही था कि तभी नकली रूप धरे नीलकांत दरबार में प्रवेश किया। ओह, मैं आ गया नीलकांत।
घटने वाली है घटना बड़ा मज़ेदार होगा। और नीलकांत दरबार में बैठे उदय के समीप जाकर बोला, उदय मेरे छोटे भाई, घर से भागकर तूने ठीक नहीं किया। मैं तेरी खोज में कहाँ कहाँ नहीं भटकता फिरा। मुझे पता पता है तुझे कौन हो तुम, और मुझे कि मैं नहीं जानता तुम्हें। उदय माना कि महाराज को झूठी कहानी सुनाकर तुम राजपद हासिल कर लिया है, उसका मतलब यह नहीं कि तू खून के रिश्ते को बिल्कुल न भूल जाओ। क्यों झूठ नरपलनाव कर रहे हो, मेरा कोई भाई नहीं है। यह सुनते ही नीलकंठ रोने लगा। वो अरे तुम कौन हो? उदय को अपना भाई बताकर तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो? वो महाराज, नाम विजयन है। मैं अपने राज्य में ही मोची का कार्य करता हूँ। उदय मेरा छोटा भाई है। क्या यह सच है कह रहे हो? हाँ महाराज, पिता के मरने के बाद बंटवारे के प्रश्न से उदय मुझसे नाराज होकर घर से निकल गया था, इसलिए गुस्से में मुझे अपना भाई मानने से इनकार कर रहा है। ओह, इसका मतलब उदय ने हमें झूठ बोला और यह समय ब्राह्मण का पुत्र बता रहा है। महाराज, जाति की छपाना नीच कर्म है। हम जाति मोची हैं और मोची ही रहेंगे। उदय के कहने पर ही हम ब्राह्मण थोड़ी हो जाएंगे। ओह, इसका मतलब यह हुआ कि हमने सुपात्र के स्थान पर कुपात्र को अपना सलाहकार बना डाला। और सलमान क्रोधित हो उठा। उदय, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद न थी। तुमने अपनी झूठी कहानी सुनाकर यह राजपद हासिल किया है। हम तुम्हें इसी पद से अभी वापस लेते हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज इस समय क्रोध में है, इस झूठे व्यक्ति द्वारा भ्रमित कर दिए गए हैं, इसलिए समय इनके अपनी सफाई देने से कोई कुछ नहीं, बेकार है। उदय, तुम घोर अपराध किया है, तुम्हें सजा भुगतनी होगी। इस समय जीवन आजीवन कारावास देते हैं। और सैनिक को पकड़कर उदय वो कारावास में छोड़ गए। और मेरे विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र कौन रच सकता है? यह मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। उधर प्रधानमंत्री वासुदेव से प्रसन्न होकर गुप्त नीलकांत से कहा, शाबाश नीलकांत, तुम्हें उदय को बड़े भाई का बहुत अच्छा बने किया, तुम्हें बहुत खुश है, लो तुम्हारा पुरस्कार। और नीलकांत, महाराज को अब तुम किसी प्रकार शक न हो, इसलिए तुम कुछ माह के लिए विजन मोची का रूप धारण करके नगर में ही रहना। अच्छा महाराज। और उधर कारागार में उदय सरस्वती माँ का आह्वान किया, ये विद्या देवी दामिनी हंस स्वामिनी सरस्वती माँ, मुझे दर्शन दो। अगले ही पल सरस्वती माँ प्रकट हुई। कहो उदय, कैसे याद किया? माँ, न जाने किसने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा, मुझे कारागार में बंद करवा दिया। आप तो अंतर्यामी हैं, सदा कृपा बनाइए। इस षड्यंत्र के सूत्रधार कौन है और उससे बदला लेना चाहता है? माँ। उदय, मैंने तुझे दिव्य ज्ञान की ज्योति दी है। उस ज्ञान का प्रयोग कर मिलाकर तू खुद षड्यंत्र के सूत्रधार का पता लगा सकता है। इस कार्य में मैं कोई सहायता नहीं करूँगी। उदय ने ठंडी सांस खींचते हुए कहा, ठीक है माँ, तुम्हें कोई सहायता नहीं मांगूंगा, बस मुझे अपना एक पाँव की पाजेब दे दो। मेरे पाँव की पायल का तुम क्या करोगे उदय? माँ, आप जानती हो, फिर भी मुझसे पूछ रही हो। तुमने ठीक कहा उदय, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पाँव की पायल क्यों मांग रहे हो। और सरस्वती ने अपने पाँव की पायल उदय को दे दी और पश्चात माँ सरस्वती अदृश्य हुई। अब मुझे महाराज के सेवक द्वार को यहाँ बुलाना चाहिए। और कारागार में पहरा लगाने वाला एक सैनिक, मैं इस समय महाराज से मिलकर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सैनिक, मैं इसी समय महाराज से मिलकर उन्हें कुछ देना चाहता हूँ। या तो तुम उसके पास ले चलो या महाराज को यहाँ बुला लाओ। मैं महाराज को यहाँ बुला के लाता हूँ। और कुछ समय पश्चात राजा शैर्यमान कारागार में उदय के सामने थे। कहो उदय, मुझे क्या चाहते हो तुम? महाराज, सरस्वती माँ द्वारा
दी गई पायल का वर्णन देता हुआ बोला, महाराज मेरे पास यह एक पायल है, इसका क्या करूँगा? आप महारानी जी को ये भेंट में ये पायल दे दें। ठीक है। और उदय से पायल लेने के पश्चात, पायल अत्यंत सुंदर है पायल। महारानी जी क्या करेगी? एक पैर की पायल पहनेगी तो दूसरा पाँव कहाँ जाएगा? महाराज पास एक उपाय है, आपको बताता हूँ। बंटवारे के समय यह एक पायल मेरे हिस्से में आई थी, दूसरी पायल मेरे अपने भाई, बड़े भाई के विरुद्ध के पास से मिल सकती है। ओह, तब दूसरी पायल हम विजय सेन के ले लेंगे, तब दोनों पायल महारानी को भेंट दे देंगे। और कारागार से लौट कर राजा कीर्तिमान ने सेवक द्वारा विजय नीलकांत को अपने महल में बुलाया। विजयन, यह पायल तुम्हें छोटे भाई उदय ने मुझे दी है, दूसरा पायल तुम्हारे पास है, वह पायल ला कर दो। लेकिन महाराज मेरे पास ऐसा पायल नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो उदय। उदय के पास, उदय ने मुझे सब बता दिया है, दूसरी पायल बंटवारे में तुम्हें मिली थी। महाराज मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास दूसरी पायल नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, हमारे साथ कारागार में उदय के पास चलो, जब वह तुम्हारे सामने यह बात कहेगा तुम पायल तुम्हारे पास है या नहीं मानोगे। और विजय को लेकर उदय के पास पहुंचा। उदय तुम्हारे अपने पास दूसरी पायल है, वह देने से इनकार कर रहा है। भैया आप महाराज को पायल दे क्यों नहीं देते? ज़रा सोचो, महारानी जी पायल पहनेगी तो हमारे कुल की का कितना नाम रोशन होगा। आप महाराज को पायल देने में मना कर रहे हैं। भैया मैं तो अपने जाल में बुरी तरह फंस गया हूँ, अब मैं राज खोलना ही होगा, तब मेरी जान बच सकती है। और धर्मेंद्र सिंह के पाँव में गिर गया। महाराज मुझे क्षमा कर दे, मैं उदय का भाई विजय नहीं हूँ, मैंने आपसे झूठ बोला। ओह, तो फिर ये कौन हो और तुम्हें हमने कैसे झूठ बोला? किसके इशारे पर झूठ बोला? मेरे चाल सफल हुई। महाराज मैं प्रधानमंत्री के गुप्तचर नीलकांत हूँ। अदृश्य के भाई के रूप में मैंने प्रधानमंत्री के कहने पर धरा था। ओह, लेकिन प्रधानमंत्री जी आखिर ऐसा क्यों करेगी? वे उदय से बदला लेना चाहते थे। प्रधानमंत्री को इतनी नीचता पर उतर आएंगे, इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। उदय नीलकांत को प्रधानमंत्री के इशारे पर हमने झूठ बोला था, पर तुमने किस लिए इन पायलों के संबंधित झूठ बोला? महाराज अगर मैं आपसे यह झूठ न बोलता तो प्रधानमंत्री का षड्यंत्र का भांडा न फूटता और निर्दोष आजीवन कारागार में चढ़ता। हाँ यह ठीक है, लेकिन तुमने पायल तुम्हारे पास आई कहाँ से? महाराज यह पायल सरस्वती माँ की है। क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, यह पायल उन्हीं की है, मुझे यह पायल वापस लौटानी है। विश्वास नहीं होता तुम्हें माँ सरस्वती ने पायल क्यों दी? तभी सरस्वती माँ प्रकट हुई। राजन आवेदन ठीक कह रहा है, इस संकट में उबारने के लिए मैंने अपनी पायल इसे दी थी। ओह राजन, सदैव बुद्धिमानी से काम लो और तुम्हारी उन्नति होगी। सनक, घमंड, क्रोध, झूठी प्रशंसा को छोड़ दो, बुद्धिमानी से राजकाज चलाओ। माँ मैं आपकी बात हमेशा याद रखूँगा। और सेल्वरमन के व्यवहार में परिवर्तन हो गया। प्रधानमंत्री वासुदेव को पद मुक्त कर दिया और यह पद सौंप दिया। धन्यवाद दोस्तों।